चलिए तो प्यारे बच्चों, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। इन अ केमिकल रिएक्शन X to Y, it is found that the rate of reaction doubles when the concentration of X increase 4 times the order of the reaction with respect to X। तो आपको with respect to X आपको निकालनी है। तो देखो X से Y बन रहा है और इसका जो रेट है वो हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये हमारे दे रखा है और इसके ऊपर जो पावर है वो हम X मान रहे हैं। ठीक है, अब तो बात करें हम इसकी। अगर मैं यहाँ पर रेट को कह रहा है रेट डबल हो जाएगा अगर मैं कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दूं। तो इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा और इसको डिवाइड करने के बाद जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो बच्चों 1/2 आएगी। तो 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप एक बार इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करना और x की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन द मोलिकुलरिटी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है। तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं आपको याद रखना है, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो जीरो ऑर्डर की होती है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2A हमारा 3B बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन -D है। तो इसको हम अगर करें इस इक्वेशन के हिसाब से करें तो -DA अपॉन 2DT हमारा किसके बराबर होगा? प्लस DB अपॉन 3DT के बराबर होगा। तो -DA अपॉन DT किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? इट इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 2DB अपॉन DT के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया, हाँ 3 यहाँ पे आ गया। इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। इनमें से कौन सा कैटलिस्ट की वजह से अफेक्टेड होगा? तो आप ये देखिए, ये कैटलिस्ट इन तीनों चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। केवल आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि पहली वाली रिएक्शन का और दूसरी वाली रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखिए इसमें, आप देखिए ये नेचुरल लॉग आर वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये आर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर से बिलोंग करेगी और ये जीरो ऑर्डर से बिलोंग करेगी। ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए, लेकिन आप याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर से बिलोंग करेगा और ये जीरो ऑर्डर से बिलोंग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो क्या होगा? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इट्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर figure 4.1 and mark the correct option। Activation energy of forward reaction is E1 plus E2 and product is less than the stable than the reactant। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 होगी, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों का सम होगा। यहाँ से आप देखिए, ये आगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक होगी। ठीक है, इन दोनों का सम होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, ये जो प्रोडक्ट होगा ये लेस स्टेबल होगा। क्यों लेस स्टेबल होगा? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर पहला वाला ही ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है ना, बाकी ऑप्शंस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है इसका करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा अगर मैं यहाँ पर इसमें रेट कांस्टेंट निकालूं। तो इसका करेक्ट क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए गैस से हमारा बन रहा है बी गैस और सी गैस। तो अगर मैं मान के चलता हूँ इनिशियल प्रेशर ये था और ये 0 0 था, और एट टी टाइम पे इसमें से एक्स माइनस हो गया प्रेशर और एक्स एक्स इनका इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर क्या होगा? पी आई। और यहाँ पर इन तीनों का सम, इसका इसका और इसका सम जो मैं करूंगा, ये बन जाएगा पी आई प्लस एक्स। तो मैं इससे एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पी टी किसके बराबर हो गया बच्चों? पी आई प्लस एक्स के बराबर हो गया। यानी एक्स किसके बराबर हो गया? पी टी माइनस पी आई के बराबर हो गया। और इस एक्स की वैल्यू अगर मैं इस पी माइनस एक्स में डाल दूं तो P माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? पी टी माइनस पी आई। मैंने यहाँ पे इसमें x की वैल्यू डाल दी है इस वाले में, पी आई माइनस एक्स में। तो ये बन जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये इक्वलेंट होगा 2 पी आई माइनस पी टी।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, Pi 2Pi माइनस Pt। तो यहाँ पर इसको बस ड्राइव करना है और ड्राइव करके निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी हमारी किससे डिटरमाइंड होगी? तो इसको हम देखेंगे, पहला दिया डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दूसरा दिया डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, टू टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अर्नियस इक्वेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू a e की पावर e माइनस a अपॉन आर टी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ k वर्सेस 1/t। तो इसका ऑप्शन हो गया a वर्सेस 1/t का ग्राफ है। तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको इसमें करूं, k इज इक्वल टू a e माइनस e a अपॉन आर टी, और मैं इसमें लेने लगूं ln a इज इक्वल टू ln a माइनस e a अपॉन आर टी। इसको मैंने y पे ले लिया, इसको मैंने mx मान लिया, इसको मैंने c मान लिया। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आ रहा है ये वाला 1/t के साथ ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप यहाँ पे देखिए ये स्लोप क्या है हमारा, माइनस ई ए अपॉन आर टी का स्लोप देगा ये। आर को तो हम हटा देते हैं, सॉरी टी को हटा देते हैं, ई ए माइनस आर का स्लोप देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द अर्नियस इक्वेशन। ये हमें अर्नियस इक्वेशन दी हुई है। आपसे कह रहा है रेट कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल विद इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। Rate constant decrease exponentially with increasing activation energy and decreasing temperature. Rate constant increases exponentially with decreasing activation energy and decreasing temperature. फोर्थ ऑप्शन दिया है रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देखिए अगर मैं के बारे में बात करूं तो ये होता है हमारा ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अगर के बढ़ेगा, यहाँ से देखिए के की पावर अगर बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, हम घटेंगी सोचते हैं, अगर के की पावर घटेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, और टी की वैल्यू जो होगी वो घटेगी। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कि अगर रेट कांस्टेंट, फोर्थ, हाँ रेट कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, मैं उल्टा कर दूं इसको, बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका रिवर्स ये हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आपसे कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना। तो 40 सेकंड पे क्या होगा, तो 40 ये रहा हमारा, ठीक है। इसके ऊपर हमारा कौन सी वैल्यू होगी, तो ये देखो 40 पे क्या मैच कर रहा है, V3। इसका एवरेज क्या हो जाएगा 40 सेकंड पे, V3 अपॉन 40 इसका हो जाएगा। ये आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है, आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्या कह रहा है कि 4.2 ग्राफ को देख के बताइए 40 सेकंड पे कौन सा इंस्टेंटेनियस रेट को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको तो आप ग्राफ को देख के परपेंडिकुलर गिरा के देख ही लेंगे। परपेंडिकुलर गिरा के जब आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा V4 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 30, जिसपे ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी। अब यहाँ पर देखो इसकी एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी कम, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी कम है, तो यही इसका राइट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है, अगर 100% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर की है, अब सोचिए 100% कंप्लीट कह रहा है, तो कितना इसके अंदर टाइम लगेगा। तो याद रखना इन्फिनाइट टाइम लगेगा 100% कंप्लीशन के लिए। सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करके भी आपका इन्फिनाइट टाइम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्मॉल अमाउंट पे डिपेंड करेगा, लार्ज पे करेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस। याद रखना जो वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करेगी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस या प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये भी ट्रू है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसको मैं बी दे सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एजर्सन दे रखा है हमें ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम। तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम नहीं होती, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसका एजर्सन फॉल्स है। अब मैं रीजन को देखता हूँ, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मोलिकुलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप। तो इसका जो रीजन है वो ट्रू है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट इन द प्रेजेंस
ऑफ ए कैटलिस्ट, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये इसका स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम इसका क्या करते हैं, रीजन पढ़ते हैं। कैटलिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन फॉर्म्स डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी बट द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो ये भी ट्रू है और ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप ए देंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो क्या हर कॉलिजन में प्रोडक्ट फॉर्म होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर कॉलिजन में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ओनली दोस कॉलिजन विच मॉलिक्यूल करेक्ट, और ये वाला हो गया ट्रू। ठीक है, तो पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, तो इसको हम बोल सकते हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेट कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम अर्नियस इक्वेशंस आर फेयरली एक्यूरेट फॉर सिंपल एज वेल एज मॉलिक्यूल्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। रीजन दे रखा है यहाँ पे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कॉलिजन। तो इसका देखो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये रेट कांस्टेंट जो होगा डिटरमाइन फ्रॉम अर्नियस इक्वेशन आर फेयरली एक्यूरेट फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो इसमें रीजन दे रखा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंज इररिस्पेक्टिव देयर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कोलिजन, तो ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसको पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, टेम्परेचर के साथ रेट बढ़ता है, और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, और ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेन याद, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन बढ़ेगा तो आपका रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजर्सन ऑल मॉलिक्यूलर कोलिजन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, पहला वाला। ऑल मॉलिक्यूलर वही वाला है कि क्या सभी कोलिजन से क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोलिजन, इसका ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके फॉल्स हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरे केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट नियरली डबल्ड, ये तो आपने पढ़ाई है, सीधा स्टेटमेंट है, ट्रू हो गया। इसके बाद बोलते हैं T प्लस 10, यानी टेम्परेचर में 10 अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 10 डिग्री, द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू द और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी गेट डबल्स, ये भी ट्रू और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों को। एजर्सन द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनियम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या देगा, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स एंड द स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये बिल्कुल ट्रू बात है। अब बात करते हैं, रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। द रेट ऑफ अ रिएक्शन समटाइम्स डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशंस, रीजन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। तो पहले स्टेटमेंट जो दिया हुआ इसमें ये वाला कि द रेट रिएक्शन समटाइम्स डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशंस, तो ये स्टेटमेंट इसकी क्या है, ट्रू है। और ये वाली भी ट्रू है कि लोअर होगी एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन फास्टर हो जाएगी, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन द बैकवर्ड रिएक्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजिंग द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इज द ऑप्शन। चलिए बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने दिन रात एक कर रखी होगी पढ़ाई के लिए, और आप लोग सभी अच्छा स्कोर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस बार केमिस्ट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा होने जा रहा है, पेपर बहुत ईजी होगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपनी तैयारियां मजबूत रखें। थैंक यू।